हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम मध्य प्रदेश का भूगोल शुरू कर रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश के भूगोल के जो सिलेबस में है, प्री का सिलेबस है, उसमें सबसे पहला टॉपिक है वन। देखिए, जो वन है, वन में लिखा वन है, लेकिन वन के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं। जैसे देखा होगा आपने, वन के साथ इसके वन संस्थान भी आएंगे। जो राष्ट्रीय वन जो रिपोर्ट है 2019, वन रिपोर्ट 2019, वो भी आएगी। यहाँ तक राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, इन सब के बारे में भी चर्चा होगी। मतलब वन के अंदर ये सभी टॉपिक आते हैं। तो आप ये समझिए, इन टॉपिक के साथ हम लोग बिल्कुल शुरू करेंगे। पहले हम लोग शुरू करेंगे वन, वन से जुड़े हुए जो भी हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद संस्थान, फिर उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, ये सब। बस आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। और हम हमेशा कहते हैं आपसे कि सबसे बेस्ट कौन से होते हैं, खुद के शॉर्ट नोट्स। इससे बेस्ट कोई भी नोट्स नहीं होता, इससे बेस्ट कोई भी बुक नहीं होती है। क्योंकि आपको पता है आपने क्या लिखा है, आपने किस प्रकार से लिखा है। आपने दो चार बुक, नोट्स, या इवन यहाँ तक यूट्यूब चैनल, कहीं से भी आपने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया है, और जो चीज़ बनाई है आपने, वह सबसे विशाल और सबसे बेहतर है। ठीक है, तो आज से हम लोग वन स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और प्रयास करिएगा कि एक एक टॉपिक को अच्छे से आप समझ सकें। ठीक है, चलिए। अब देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि जो पूरा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को आप लोग एक नक्शे के रूप में, जो मैप होता है, उस मैप के रूप में आप समझें कि मैप एक सामने रख लें। हमेशा जब भी ज्योग्राफी पढ़ें, देखिए पूरे संसाधन होने के ना होने के कारण हम पूरी तरह से ये एटलस या बाकी चीज़ तो हम सामने नहीं ला पा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे, लेकिन हाँ, आप अपने पास एक मैप को बिल्कुल सामने ला के रखें, जिससे आपको समझ में आएगा कि यह स्थान कहाँ पर है, और यह क्षेत्र में कौन कहाँ नदियाँ हैं, तालाब हैं, कहाँ झरने हैं, ये सब आपको समझ में आएंगे। तो प्लीज़ आप उस बात को बहुत ध्यान से अपने साथ मैप लेके चलें। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के वन। और मध्य प्रदेश के जब वनों की बात करते हैं तो स्वाभाविक है, मध्य प्रदेश के जो जो वन हैं, उन वनों का हम करेंगे वर्गीकरण। कैसे करेंगे वर्गीकरण? वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि वर्गीकरण हम किन आधारों पर कर सकते हैं। तो सामान्यतः जो आधार हैं उसको वेरी शॉर्ट में हम बताते हैं कि सामान्यतः चार आधारों पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला तो है जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर करेंगे तो हम तीन प्रकार के वन का वर्गीकरण कर सकते हैं। कैसे? पहला है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और तीसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये हो गया जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। अब हम इनको बाद में विस्तार से पढ़ेंगे आगे। पहले हम एक शॉर्ट, कि हमारा मतलब ये है कि पहले आपको ये समझ में आता आ जाए ना कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वनों का, वो कैसा है, किस प्रकार का है। फिर उसके बाद उनमें हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, फिर दूसरा जो आधार है वो बांटने का वनों का, वो है प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर मतलब जो जो मध्य प्रदेश में जिन प्रदेशों में बांटा गया है, मध्य प्रदेश को पूरे भाग को, उस आधार पर वनों को भी बांटा गया है। वो तीन प्रकार से कौन कौन से हैं? एक विंध्य कैमूर श्रेणी है, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, और तीसरा मुरैना शिवपुरी पठार श्रेणी है। ठीक है, ये प्रादेशिक आधार पर है। कैसे होगा इसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। पहले केवल आप समझिए कितने प्रकार से इसका वर्गीकरण हुआ है। अब हम प्रजाति के आधार पर समझें। प्रजाति मतलब किस प्रकार के वन हैं, किस प्रकार के पेड़ हैं, किस प्रकार प्रजाति पाई जाती है। तो इस आधार पर ही हम वर्गीकरण करेंगे। तो हम देखेंगे कि साल के वन है, सागौन का वन है, और इन दोनों या सब प्रकार के मिले जुले एक वन है, वो मिश्रित वन की श्रेणी में आते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण जो वन है वो है, प्रकार है, वह है प्रशासनिक के आधार पर वर्गीकरण। मतलब प्रशासन अपने
अंडर पे बहुत सारे वनों को रखते हैं। ऐसे बहुत सारे वन होते हैं जहाँ पर जाना वर्जित होता है, कुछ में ऐसे होता है जाना तो आंशिक रूप से संभव होता है, लेकिन पूर्ण रूप से उसमें इंडिपेंडेंट नहीं होती है। और जो तीसरा होता है उसमें क्या होता है कि सब लोग जा सकते हैं, वहाँ से लकड़ियाँ ला सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। इस तरह से तो प्रशासनिक आधार पर भी वर्गीकरण वर्गीकरण किया गया है। अब चलिए हम लोग इस विस्तार से पढ़ते हैं। जलवायु के आधार पर वनों को बांटेंगे, तो कैसे बांटेंगे और किस प्रकार से बांटने पर हम पाएंगे कि यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, तीन प्रकार से इन भागों को हम जो जलवायु के आधार पर है, तो उस जलवायु के आधार पर जब हम वर्गीकरण करेंगे तो हम देखेंगे कि तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। यह पूरे जितने भी वन हैं, जितना भी क्षेत्र है, उसका 88.65% है। ध्यान दीजिए, मतलब यह पूरे प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यदि कोई वन है, वो किस श्रेणी का है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। फिर अ, दूसरे स्थान में आता है वह है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इसका प्रतिशत बहुत कम है, 8.97% है। और उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, इसका 2.38% है। देखिए, अभी हम लोग क्या वर्गीकरण कर रहे हैं? जलवायु की। देखिए, ये है जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। चार प्रकार से वर्गीकरण शुरू में हम लोगों ने किया था, अब उसको हम लोग विस्तार से पढ़ रहे हैं। जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण। अब कैसे वर्गीकरण करेंगे ये तो आपने देख लिया सब। इसको देखिए, आप याद करे लायक क्या है इसमें? ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जलवायु के आधार पर जो वनों का वर्गीकरण किया जाता है उसमें सर्वाधिक प्रतिशत किस प्रकार के वनों का है? तो आपका उत्तर क्या होगा? वो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। और साथ में यदि उसका प्रतिशत भी आप याद रखें तो बहुत अच्छा होगा, 88.65%। यह है सबसे ज़्यादा वन का प्रतिशत। क्लियर हो गया आपको? अब इनके बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार तो पढ़ें कि एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि देखिए, जब आप केवल रटेंगे तो रटेंगे कितना रटेंगे? रटने के लिए एक विशाल सागर है। और अब 2020 का जो प्रिय है उसने यह बता दिया है कि केवल रटने से काम नहीं चलने वाला। आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, जिससे कोई भी ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें आपको ये लगे कि हाँ, यह जो आया हुआ है उसमें आप केवल रटने के आधार पर नहीं, कॉन्सेप्ट के आधार पर भी आंसर आप लगा सके। क्योंकि देखिए, समझिए, अब कंपटीशन कठिन हो गया। पिछले बार का जो पेपर है उसने अच्छों को सीख दी है कि केवल अब वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। अब आपको बहुत बेहतर और बहुत ही बेहतर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? अब देखिए, पहले हम आते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वही है जो अभी जलवायु के आधार पर जो तीन वर्गीकरण किए हुए हैं वही है, और उसी के आधार पर ये पहला है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है? यह पहली बात तो विशेषता अपने आप में है कि यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब 88.65% में। और यहाँ पर जो वर्षा होती है उस वर्षा का औसत क्या है? 50 से 100 सेंटीमीटर। 50 से 100 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है? जब मानसून इधर बालाघाट छिंदवाड़ा से आता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा करता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाका है। और यहाँ बहुत सारे, यहाँ चूँकि मानसून यहाँ से आता ही है तो बहुत ज़्यादा बारिश करता है। जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहाँ से यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का क्षेत्र शुरू हो जाता है। देखिए, आप मैप रखें सामने, ध्यान से देखिए। जब बालाघाट या छिंदवाड़ा है उसके आगे से जब आप आगे जाएंगे थोड़ा सा, तो फिर वहाँ से जबलपुर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, ये सब एरिया आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको यही इसी प्रकार के पर्णपाती वन मिलेंगे। और इसी का प्रतिशत मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कौन सा है? पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती ने, आर्द्र मतलब गीले हो गए, नमी वाले हो गए। तो आर्द्र कहाँ होंगे? स्वाभाविक, जहाँ पानी बरसेगा, मतलब बालाघाट नीचे या छिंदवाड़ा इस एरिया में होगा। तो आपको क्या समझना है? जो आर्द्र पर्णपाती वन वहाँ हो गए। उसके बाद नंबर किसका आता है? जबलपुर, खंडवा, ये जो ये एरिया है ये कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है? और इसमें मुख्यतः कौन कौन से होते हैं?
जो पेड़ होते हैं वो सागौन के, शीशम के, नीम के, पीपल के, इस तरह के प्रकार के वन की ये वृक्ष पाए जाते हैं। क्लियर हो गया आपको? इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। फिर सेकंड आते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये किसका है? ये वही भाग है जो हमने बताया था जहाँ से मानसून शुरू होता है, हमारे प्रदेश में प्रवेश करता है। अब यह जब यहाँ प्रवेश करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब मानसून प्रवेश करेगा तो अपने साथ बहुत सारी नमी लेके आएगा, बहुत सारा पानी लेके आएगा। तो सबसे पहले यहाँ ही वर्षा ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो औसत वर्षा है 100 से 150 सेंटीमीटर की होती है। और यह भाग 8.97 भाग में पूरे प्रदेश में विस्तृत है। मतलब शुरुआती भाग ये हो गया, फिर बीच का भाग पर्णपाती हो गया, और उसके ऊपर का भाग जो भिंड मुरैना का भाग है वो कौन सा? कटीले वाला हो गया। क्लियर हो गया आपको? थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में इमेज बना के चलिए कि एक मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश के मैप सामने रखिए, फिर शुरुआत में देखिए जहाँ बालाघाट या इस तरह ये एरिया है, इस तरह के एरिया में 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा हुई, क्योंकि यहीं से मानसून प्रवेश कर रहा है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यह आपका पर्णपाती बना जाएंगे। यह आपका जहाँ पर सागौन के वृक्ष से और शीशम के, नीम के ये वृक्ष होते हैं, ये खंडवा, उज्जैन, ये इस एरिया में यह जो भाग है यह पाया जाता है। सेकेंड वाला और थर्ड वाला जो कटीले, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कटीले वाला कौन सा है? उष्ण उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये क्लियर हुआ? ये कहाँ पे है? इसमें देखिए वर्षा, ध्यान से, वर्षा क्या है? 25 से 75 सेंटीमीटर होगी। जब देखिए वर्षा कम होगी तो जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वहाँ पर जो वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वो कटीले होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वह अपनी पत्तियों को सिकुड़ कर एक कांटे का निर्माण कर लेती हैं, जिससे उसमें जो वाष्पीकरण की कह सकते हैं कि ज़्यादा वाष्पीकरण की जगह कम वाष्पीकरण होता है, और वह पानी का ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उपयोग कर पाते हैं थोड़े से पानी का। तो अक्सर क्या होगा, जहाँ पर आप देखो रेगिस्तान वगैरह में क्या होगा, कैक्टस होते हैं ना, कांटे की झाड़ियाँ होती हैं। क्यों होती हैं? इसीलिए होती हैं। ठीक है, और ये सबसे कम भाग है, 2.38% पर यह विस्तृत है। इसका जो भाग है ध्यान देखिए, श्योपुर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, रतलाम, मंदसौर, ये टीकमगढ़, ये जो ऊपर का एरिया है मध्य भारत का पठार, आप देखें वहीं पर आपको ये ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पानी कम बरसता है तो वहाँ स्वाभाविक है ऐसी झाड़ियाँ तो होंगी ना। और इसमें क्या है, बबूल, शीशम, देखिए ऐसे बहुत से, बबूल में भी क्या है, छोटे कांटे होते हैं ना। तो इस तरह के आपको वृक्ष वनस्पति देखने को मिले। क्लियर हो गया ना? यहाँ पर शुरुआत में जब आएगा मध्य प्रदेश में, तो शुरुआत में आपको क्या दिखाई देगा? शुरू में आपको दिखाई देगा ज़्यादा वर्षा दिखाई देगी, और आपको आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र मतलब गीले जिसमें नमी होती है, पर आर्द्र पर्णपाती वन दिखाई देंगे। जब सेकेंड थोड़ी सी आगे पहुंचेंगे तो स्वाभाविक है थोड़ा नमी जा चुकी होगी, तो वर्षा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब वह क्या होगी? 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी, और वो कहलाएगा पर्णपाती वन। और जब थोड़ी ऊपर जाएंगे, मतलब जहाँ भिंड मुरैना का क्षेत्र है, वहाँ पर देखेंगे तो क्या होगी? वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होगी, और वहाँ पर जो झाड़ियाँ या कांटेदार वनस्पति होंगी। क्लियर हो गया आपको? अच्छे से क्लियर हो गया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा जो वर्गीकरण है वो प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण है। प्रादेशिक आधार पर कैसे है? पहला है विंध्य कैमूर श्रेणी। विंध्य कैमूर श्रेणी क्या है? जो आपने कटनी का एरिया देखा होगा ना, विंध्य क्या जो कटनी के आसपास है या है उधर, वो एरिया है, वो कहलाता है विंध्य कैमूर श्रेणी। और इसमें क्या है, विरल वन के रूप में यह विस्तृत है। मतलब इसमें वन है बहुत घने नहीं होते हैं। जो दमोह और सागर इस तरह के जो जिले हैं, इस पर ये विस्तृत है पूरी विंध्य कैमूर की श्रेणी। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए सेकंड आता है सतपुड़ा मैकाल की श्रेणी। मतलब उसी के पैरेलल जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपने देखो जहाँ महादेव का पहाड़ी है, जहाँ पर इटारसी है, जहाँ नरसिंहपुर है, ये जो पूरा एरिया है ना, ये सतपुड़ा का एरिया, होशंगाबाद का एरिया पूरा सतपुड़ा का एरिया कहलाता है। सतपुड़ा मैकाल की श्रेणी होती है, और यह देखिए सिमरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये सब नीचे की जो सब जिलों को कवर करते हैं। यह पूरी कहलाएगी सतपुड़ा मैकाल की श्रेणी। ठीक है,
इसमें इस क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन, यह क्षेत्र वही है जो पर्णपाती वाला था। ठीक, समझ में आ गया। अब मुरैना शिवपुरी पठार श्रेणी, ये क्या है? ये वही वाला ऊपर वाला भाग हो गया जहाँ पर पानी कम बरसता है। वहाँ पर क्या देखो लिखा है ना, सर्वाधिक कटीले झाड़ी युक्त वन पाए जाते हैं ना। तो ये समझिए वो वही एरिया है जहाँ पर कटीले वन पाए जाएंगे, मतलब झाड़ियाँ पाई जाएंगी, वही क्षेत्र होगा। अब देखिए दो प्रकार का वर्गीकरण हो गया ना। अब हम तीसरे प्रकार का वर्गीकरण करते हैं। यह है प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। देखिए आप जब भी क्वेश्चन लिखिए, जब भी आप नोट्स बनाइए, तो आप इस बेस पे सोचिए कि आप एक परीक्षक के रूप में दिमाग रख रहे हैं, परीक्षक के रूप में सोच रहे हैं कि एक परीक्षक होता तो क्या सोचता, वो किस प्रकार के क्वेश्चन बनाता, वो क्या इससे निकालता। आप इस तरह की सोच रखेंगे तो बहुत हद तक आप एक एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ पाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ा तो समझ सकेंगे ही ना कि एग्जामिनर होता, आप उसकी जगह होते तो क्या क्वेश्चन बनाते और कैसे बनाते। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम तीसरा जो वर्गीकरण है वो प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण है। ये क्या है? प्रजाति मतलब किस प्रकार के वन में वृक्ष पाए जाते हैं, जो वृक्षों की प्रजाति है उसके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। सॉरी, देखिए पहला है साल वन। ये साल वन क्या है? ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष, आर्द्र पर्णपाती समझ रहे हैं ना, ये शुरुआत का भाग हुआ ना। इसमें ये जो मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, डिंडोरी, शहडोल, ये क्षेत्र आता है जहाँ पर साल के वन बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। और इनका प्रतिशत क्या है? 4.15%। मतलब पूरे जो प्रदेश का पेड़ों का प्रतिशत है उसमें 4.15% भाग इन साल के वनों का है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं सागौन वन। ये सागौन वन है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश के दक्षिण भागों के हैं। जो मध्य जो मध्य भाग है वहाँ दमोह, छतरपुर, पन्ना, इन जिलों में पाए जाते हैं। और इनका प्रतिशत क्या है? 19.36% पर यह विस्तार है। कुछ आपको इस लाइन पे समझ में आ रहा है कि क्या है? जिसने 2020 का प्री दिया होगा उसको अच्छे से इस लाइन का अर्थ पता होगा, क्योंकि इस बार प्रश्न उन्होंने पूछा था कि सागौन का प्रतिशत मध्य प्रदेश में कितना है। 15% के करीब, 20% के करीब, 25% के करीब। आप देखे होंगे तो यह किसके करीब हुआ? 20% के करीब। यदि आप इस बात को भी दिमाग में रख लेते तो आप अच्छे से एग्जाम का आंसर दे पाते, उस क्वेश्चन का आंसर दे पाते। तो इन हर छोटी छोटी बात को ध्यान रखिए, एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर हुआ? अब मिश्रित वन, ये क्या है? जब हर प्रकार के वन के जो प्रजाति के वृक्ष हैं उनको मिला दिया जाएगा तो जो भाग है वह सबसे ज़्यादा भाग 58.49% भाग है, जो बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला, इन सब जगह पे विस्तृत है। क्लियर हो गया? अब तीसरा की जगह हम अब चौथा पढ़ेंगे। मतलब 3 पार्ट हो चुके हैं इसके। 4 भागों में वनों को बांटा था। पहला जलवायु के आधार पर बांटा गया, आपने देखा होगा, पहले जलवायु के आधार पर बांटा गया। फिर उसके बाद आपने देखा होगा, फिर उसके बाद हम प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण, फिर प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण, और अब चौथा है प्रजाति। अब चौथा क्या है? प्रजाति नहीं, सॉरी, ये क्या है? प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण है। क्या है ये? प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण है। इसमें गलत प्रिंट हो गया है, प्लीज़ आप सुधार लीजिएगा। प्रजाति नहीं है, ये क्या है? प्रशासनिक आधार पर, मतलब प्रशासन किस प्रकार के वनों का संचालन करता है, किस प्रकार नियंत्रण करता है, इसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। देखिए पहला तो आरक्षित रिजर्व जो वन होते हैं वो क्या होते हैं? ये जो रिजर्व वन होते हैं ये क्षेत्र खंडवा वन वृत्त है और छतरपुर वन वृत्त में पाए जाते हैं। मतलब जो न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं? छतरपुर में और खंडवा वन वृत्त क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा, आरक्षित वन का क्षेत्रफल पूरे प्रदेश में 65.36% है और यहाँ पर लोगों का प्रवेश वर्जित है, किसी प्रकार का
शिकार या इस तरह का सब वर्जित होता है, तो यह सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो 65.36% है। क्लियर हो गया। अब संरक्षित वन क्या होते हैं? यह वन राज्य सरकार के पूर्णतः नियंत्रण में रहते हैं, परंतु स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करने तथा मवेशियों को चराने की अनुमति होती है। मतलब आंशिक अनुमति होती है और आंशिक नियंत्रण होता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड रूप से जा सकते हैं। और इसका जो प्रतिशत है वो 32.84% है। अभी क्या है, आरक्षित वन का प्रतिशत कितना हो गया? आरक्षित वन का जो प्रतिशत है वो हो गया, देखिए ध्यान से देखिए, ये हो गया, हाँ, आरक्षित वन का है 65.36%। और संरक्षित वन का क्या होगा? इसका प्रतिशत है 32.84%। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन। ये तीसरा पार्ट है जो प्रशासन के नियंत्रण में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें नववृक्षों को काटने, मवेशियों को चराने में कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, पूर्णतः स्वतंत्रता रहती है। और यह वन क्षेत्र 1.8% पर है। मतलब सबसे ज़्यादा पहला वाला वन हो गया और सबसे कम ये है। पहला वाला कौन सा हो गया? रिजर्व, आरक्षित। और ये हो गया अवर्गीकृत वन। क्लियर हो गया आपको। एग्जाम में एक बार शायद पूछा गया है, किस प्रकार के वन में सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है? वो कौन सा है? आरक्षित। और किस प्रकार के वन में पूर्णतः स्वतंत्रता होती है? वो है कौन सा? अवर्गीकृत वन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते। कुछ थोड़ी जानकारी और है, उसके बारे में आप समझिए। देखिए, वन प्रदेश जो मध्य प्रदेश है, वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। यदि पूछ लिए कि सबसे पहले किसने वनों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो कौन है? मध्य प्रदेश। और कब हुआ था? 1970 में यह हुआ। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण आपका फैक्ट है, प्लीज़ बहुत ध्यान से। कब हुआ था? 1970 में। और किस राज्य ने सबसे पहले किया? वो है मध्य प्रदेश। इसके बाद मध्य प्रदेश में वनों के राष्ट्रीयकरण के तहत तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किया गया था। ठीक है, अब कौन सा? तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किया गया था। कब किया था राष्ट्रीयकरण? 1970 में। पहला राज्य कौन सा है? वह है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक आरक्षित वन खंडवा में है और सबसे कम आरक्षित वन कहाँ है? उज्जैन में पाए जाते हैं। सबसे आरक्षित वन कहाँ है? खंडवा में। सबसे कम आरक्षित वन कहाँ है? वन है उज्जैन में। सर्वाधिक खंडवा में और सबसे कम उज्जैन में। 16 क्षेत्रीय वन वृत्त में इनको बांटा गया है, जिसमें से 63 क्षेत्रीय वन मंडल हैं। 16 क्षेत्रीय वन वृत्त हैं और 63 क्या है? क्षेत्रीय वन मंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए आप क्या लिखा है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई। किसकी स्थापना की गई? 1975 में मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई। 1970 में मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1975 में मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई। ठीक है, अब देखिए, जो मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 पारित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, क्या है, कब पारित किया गया? 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया है। नीचे ध्यान देखिएगा। मध्य प्रदेश में पहली वन नीति 1952 में आई और दूसरी वन नीति 2005 में। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम बार बार कह रहे हैं आपसे। पहली वन नीति 1952 में, दूसरी वन नीति जो है 2005 में। ये देखिए मैप है, इस मैप को आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही मैप को पढ़ते हैं, सीधा रखते हैं। सबसे ऊपरी वाला भाग उत्तर कहलाता है, नीचे भाग। मैप पढ़ना भी एक कला है और सबसे मैप पढ़ते आना चाहिए, चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी कंपटीशन का नहीं दे रहे हैं, कुछ भी है, हमेशा मैप से आप एक बेहतर तरीके से भौगोलिक जानकारी रख सकते हैं।
तो देखिए इसमें जो सबसे सीधा हमेशा मैप जो लिखा रहेगा आपको दिखाई देगा, वो हमेशा ऐसे रखेंगे तो सबसे ऊपर वाला भाग आपको उत्तर का रहेगा, सबसे नीचे वाला जो भाग है दक्षिण का रहेगा, और आपके राइट हैंड में क्या होगा, इधर इस तरह पूरब वाला भाग है, और जब लेफ्ट हैंड में आपके पश्चिम वाला भाग होगा। इसी के आधार पर आप समझ सकते हैं इस किसी भी मैप को, ठीक है। इसीलिए हमने मैप को दिया, और मैप पर पढ़िए कहाँ है रीवा, कहाँ है आपका इंदौर, उज्जैन, ये सब जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप एक भौगोलिक फैक्ट समझना हो तो अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट आगे इसी में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पर्यावरण दृष्टि से 33% होना आवश्यक है वनों का। ये किस राष्ट्रीय नीति में कहा गया था? ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत कही गई थी। मध्य प्रदेश की वन नीति कौन सी है? 1952 और 2005। 1970 में मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण किया, 1975 में विकास निगम की स्थापना की, ठीक है। हम बार बार आपको ऐसे ही याद दिलाते रहेंगे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इस संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कौन सा वन अनुसंधान संस्थान है? इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? उत्तराखंड के देहरादून में है। जबकि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, प्रबंधन देखिए दो शब्द बड़े ध्यान से देखिए, एक प्रबंधन हो गया, तो यदि वन का प्रबंधन यदि आएगा तो आप कहाँ बोलोगे? वो भोपाल में है। यदि वन अनुसंधान की बात होगी तो क्या बोलेंगे आप ये कहेंगे जबलपुर में स्थित है, ठीक है। अब देखिए वन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना 1979 में मध्य प्रदेश के बालाघाट में की गई थी। कहाँ की गई थी? बालाघाट में। कब की गई? 1979 में। और ये किसकी स्थापना की गई? वन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना। वन रक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए शिवपुरी, अमरकंटक, गोविंदगढ़, लखनादौन में भी संस्था है जहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। मध्य प्रदेश की पंचवन योजना सन 1976-77 में प्रारंभ की गई थी। पंचवन योजना क्या है ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, या ये पूछ सकता है कि कब प्रारंभ की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के उन जिलों में वनारोपण करना था जिन जिलों में वन क्षेत्र 33% से कम है। ये पंचजन योजना कहाँ लागू होगी? ऐसे जिलों में जहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर वन 33% से कम है। तेंदुपत्ता के उत्पादन में आपको पता ही है मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है। तेंदुपत्ता का यदि जिले में कौन कौन से जिलों में ज़्यादा होता है वह कौन सा है? सागर, जबलपुर, शहडोल। फिर नेक्स्ट क्या है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन के हैं तथा उसके बाद दूसरा स्थान साल के वृक्ष का आता है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है? सागौन, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका साल के, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में जो वन रिपोर्ट है 2019। देखिए एक प्रकार से ओवरऑल जो रिपोर्ट है वन रिपोर्ट 2019 है भारत की, लेकिन यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख रहे हैं तो हम लोग इसको थोड़ा सा भारत के संदर्भ में भी जोड़ेंगे और मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। काफ़ी अच्छा है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं इस बार। भारत वन रिपोर्ट नहीं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? 2019 30 दिसंबर को। और इसमें क्या है? ये किस श्रृंखला की है? 16वीं रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट जो हर बार देखो, यह रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। इसके पहले 2017 में आई थी, अब 2019 में, अब जो 2021 में आएगी वन रिपोर्ट। तो जो ये वन रिपोर्ट है, इस वन रिपोर्ट में की कौन सी श्रृंखला है? ये 16वीं श्रृंखला है। भारतीय वन रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा प्रत्येक, देखो 2 वर्ष लिखा है ना, प्रत्येक 2 वर्ष में ये तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट वर्ष 1987 से प्रकाशित की जा रही है। पहली रिपोर्ट कब आई थी?
पहली रिपोर्ट आई थी कब? 1987 में। अब कौन सी है? 16वीं है। 17वीं कब आएगी? 2021 में आएगी। क्लियर हो गया? यह रिपोर्ट जो उपग्रह भेजे जाते हैं ऊपर ना, देखिए सभी उपग्रह का अलग अलग काम होता है। इसमें आपका कहीं ना कहीं एक उपग्रह के बारे में जानकारी दी है। यह रिसोर्स सेट 2 उपग्रह के संवेदी आंकड़ों पर आधारित होती है। कौन सी है? कौन सा उपग्रह है? रिसोर्स सेट 2 उपग्रह के संवेदी आंकड़ों पर आधारित होती है। देखिए कभी भी आप समझिए, क्या लगता है कि कोई व्यक्ति एक फीता ले लेगा, वनों को नापने बैठेगा, या वनों की जानकारी होगी, या फसलों के बारे में जानकारी होगी, कहाँ कितना उत्पादन, कितनी जगह बोई गई फसल, क्या आपको लगता है संभव ऐसा? ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये संभव, आप कितना मैन पावर खर्च होगा, कितना क्या होगा, ये किसको मालूम है बताइए। लेकिन यही अब जो तरीके से होता है वो यही तरीके से होता है कि वन रिपोर्ट में कितने वन बढ़े, कितने घटे, ये सब ऊपर से एक फ़ोटो खींची जाएगी। फ़ोटो के आधार पर ये सब चेक कर लिया जाएगा और कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ये जो वन रिपोर्ट है उसमें 3 भागों में वनों को बांटा गया है। कौन? सघन वन, घने वन और खुले वन। सघन वन ऐसे वन जहाँ वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक होता है, सघन वन कहलाते हैं। घने वन क्या होते हैं? ऐसे वन जहाँ पर वृक्षों का घनत्व 40 से 70% होता है, घने वन कहलाते हैं। देखिए सघन वन 70% से अधिक घनत्व हुआ, घने वन 40 से 70% तक हुआ, और खुले वन 10 से 40% तक यदि वृक्षों का घनत्व है तो वो किस श्रेणी में आएंगे? खुले वन की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा जहाँ पर वृक्षों का घनत्व 10% से कम होता है उसे झाड़ी का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? झाड़ी का क्षेत्र कहते हैं। और ऐसे क्षेत्र जो वन क्षेत्र के किसी भी वर्गीकरण में शामिल नहीं होते, मतलब कुछ भी, कोई भी श्रेणी नहीं आ रही है, तो उसे क्या करें? गैर वन क्षेत्र उसको कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। सघन 70% से ज़्यादा, ठीक है। घने 40 से 70% तक हो गए, खुले वन 10 से 40% हो गए, और 10% से कम झाड़ी क्षेत्र कहलाते हैं। और इन सब के अलावा यदि कोई कैटेगरी नहीं होती है तो कहते हैं उसको गैर वन क्षेत्र। ठीक है। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन और जो वृक्ष आच्छादन है वह क्षेत्र 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। इसमें क्या है, जो यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.56% है। कितना है? 24.56% है। और 2017 की तुलना की जाए तो इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 5,188 वर्ग किलोमीटर इसमें बढ़ गए हैं वन। बहुत अच्छी बात है फिर तो। यदि वन बढ़ रहे हैं तो एक अच्छी बात है। भारत वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार कुल वन और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र 8,02,088 वर्ग किलोमीटर था, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.39% था। मतलब कहीं ना कहीं से थोड़ा सा अब क्या हो गया है? अब हो गया है 24.56। पहले 24.39 था, अब 24 दशमलव कितना हो गया है? 56%। जो ताज़ा वन रिपोर्ट है उसमें भारत का कुल क्षेत्रफल 7,12,000, जो वन क्षेत्रफल है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 21.67% है। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं तो ये भी थोड़ा पहले से बढ़ा है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत की में कच्छ वनस्पति का क्षेत्र 4,975 वर्ग किलोमीटर है, जो वन रिपोर्ट 2017 के मुकाबले 54 वर्ग किलोमीटर ज़्यादा है। 2017 में ये क्या था? 4,921 वर्ग किलोमीटर था, जो कि वन रिपोर्ट 2015 की तुलना में 181 वर्ग किलोमीटर अधिक था। मतलब कहीं ना कहीं मानव की जागरूकता और प्रयास करने से क्या हो रहा है? वनों का विकास हो रहा है। थोड़ा ही हो रहा है लेकिन हो रहा है ना, घट तो नहीं रहा। एक बहुत बड़ी, एक और बहुत अच्छी उपलब्धि है ये। अब देखिए 2019 के अनुसार जो वन रिपोर्ट है उसमें भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र
वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा वन का जो क्षेत्र है वो किस में आता है? मध्य प्रदेश में आता है, जिसका क्षेत्रफल 77,482 वर्ग किलोमीटर है। और जबकि प्रतिशत के आधार पर कहा जाए तो कौन सा है? वो लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है, जो कि कुल क्षेत्रफल क्या है? कौन सा है? कुल क्षेत्रफल का 90.33% है। क्लियर हुआ आपको? हाँ, आप लोग चाहें तो एक वन रिपोर्ट, देखिए आप कुछ मत करेंगे, आप नेट में डालेंगे वन रिपोर्ट 2019। अब वन रिपोर्ट 2019 आ जाएगी आपके सामने, और हर एक चीज़ को आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, समझ सकते हो, और भी बृहद ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। हमने शॉर्ट में करने की कोशिश की है, आप भी उसको वेरीफाई। देखिए कभी कभार हो सकता है कोई चीज़ मैनुअल मिस्टेक हो, कुछ भी हो, लेकिन आप प्रयास कीजिए। आप भी चाहें तो नेट्स में वन रिपोर्ट 2019 डालेंगे तो आपको वो सामने आ जाएगी। देखिए वन रिपोर्ट 2019 में वन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला राज्य कर्नाटक है। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सबसे वन प्रतिशत कहाँ है? लक्षद्वीप में। कितना है? 90.33%। वहीं आंध्र प्रदेश में 990 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। सेकंड स्थान कौन सा है? इसका सेकंड जो है रैंक, वो है आंध्र प्रदेश का, पहला कर्नाटक का है। और जो वन क्षेत्र में जो कमी होने वाले राज्यों में मणिपुर सबसे ऊपर है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं वनों के क्षेत्रफल में कमी आई है। कितनी आई है? 499 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ठीक है। अब देखिए, जो भारत में वन और वृक्ष आवरण वन रिपोर्ट 2017 की तुलना में 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और वन आवरण क्षेत्र में 3,976 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्ष आवरण क्षेत्र में 1,212 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे आप उसका आंसर भी दे सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ है। इसमें 2017 के अनुसार भारत में वन और वृक्ष के आवरण में वन रिपोर्ट 2015 की तुलना में 8,021 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वन आवरण क्षेत्र 6,778 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्ष आवरण क्षेत्र 1,243 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। अब देखिए, हम अब आते हैं मध्य प्रदेश। अभी हमने पूरे भारत में एक शॉर्ट चर्चा कर ली। अब हम लोग किस में आ गए? अब हम मध्य प्रदेश में आ गए। इसमें क्या है? इसमें है जो तुलना हुई थी पिछले बार, उसमें 68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है। ध्यान दीजिए, 68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन का मध्य प्रदेश में बढ़ा है। 2017 में 77,414 वर्ग किलोमीटर था, जो 2019 की वन रिपोर्ट में 77,482 वर्ग किलोमीटर हो गया। तो यह रिपोर्ट है ना, इसमें क्या है? 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर 33% क्षेत्रफल वनों से घिरा हुआ है। भारत में इतने राज्य हैं जो 33% से ऊपर हैं, जिसमें 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर 75% भूभाग वनों से आच्छादित है, जो दिया हुआ है आगे। खासकर नॉर्थ ईस्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, ये सभी के 75% से ज़्यादा भूभाग वन का है। और बाकी जो 9 जिले हैं, बाकी लोग हैं, वो 33 से 75% तक भूभाग उसमें आच्छादित है। अब देखिए वन रिपोर्ट 2019 में भारत में वनों का कुल कार्बन स्टॉक 7,142 मिलियन टन है, जो वर्ष 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 42.6 मिलियन टन ज़्यादा है। मतलब कार्बन स्टॉक का सीधा सा मतलब ये है, जो ऑक्सीजन, देखिए कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं। तो इस कार्बन स्टॉक का सीधा सा मतलब ये है, जो भी देखिए इसमें क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, कुल कार्बन स्टॉक इतना है जो पहले से ज़्यादा है। पहले से ज़्यादा मतलब वन भी ज़्यादा हुए और ये भी ज़्यादा हुआ, तो आप समझिए कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करने की क्षमता क्या हुई? इसमें ज़्यादा बढ़ी है। 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में बांस क्षेत्र लगभग 1,60,037
वर्ग किलोमीटर है, जो कि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 की तुलना में 3229 वर्ग किलोमीटर ज़्यादा है। क्लियर हुआ। अब हम केवल आते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें जिलेवार क्या स्थिति है। देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन। सबसे बड़ा है बालाघाट 4932 किलोमीटर। फिर उसके बगल में ही है छिंदवाड़ा 4588, क्योंकि इन एरिया में पानी खूब होता है, खूब बरसता है, तो स्वाभाविक है वनस्पति ज़्यादा होगी। फिर थर्ड में बैतूल, चौथे में श्योपुर और पांचवें में सिवनी है। और जो कम वन क्षेत्र है उसमें सबसे पहला स्थान किसका आ रहा है, उज्जैन का, और दूसरा रतलाम का। पहला उज्जैन है, दूसरा रतलाम है, और बाकी शाजापुर, भिंड और राजगढ़ इनमें आ रहे हैं इसके बाद के नंबर। मतलब सबसे ज़्यादा किस पे है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, फिर उज्जैन, रतलाम। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, वन प्रतिशत और वन क्षेत्र दोनों अलग अलग होते हैं। वन क्षेत्र का मतलब होता है कि टोटल एरिया में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, वो हमने अभी देखे। अब उस जिले का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के आधार पर ही वन कितने हैं, उसके आधार पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस में है, वो है बालाघाट में ही है। लेकिन सेकेंड नंबर उसमें छिंदवाड़ा में था। देखिए, पहला कौन सा था, बालाघाट ही ना। और ये क्या है, बालाघाट है, लेकिन सेकेंड नंबर पे श्योपुर आ गया, वो 52.38% है। मतलब 50% से ज़्यादा वन आवरण वाले क्षेत्र। उमरिया, मंडला और डिंडोरी। न्यूनतम वन न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जो मध्य प्रदेश जिले हैं, वो सबसे टॉप में है उज्जैन। मतलब यहाँ क्षेत्रफल में भी वन कम है और प्रतिशत में भी कम है। शाजापुर सेकेंड नंबर पे आता है, फिर रतलाम है, भिंड, राजगढ़ है। ठीक है, अब देखिए ये क्लियर हो गया। अब वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत की राज्यवार सूची। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, मिजोरम सेकेंड नंबर पे आ गया, ठीक है ना। और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं, वो पहला मध्य प्रदेश, जो कि हम लोग को फर्स्ट नंबर है ही, सबसे ज़्यादा वन है। फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। और सबसे ज़्यादा वन वृद्धि वृद्धि हो रही। देखिए, अभी लास्ट जो रिपोर्ट थी और इस बार रिपोर्ट कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो किसका है, वो हम लोग देख रहे हैं, वो कर्नाटक का है 1025 वर्ग किलोमीटर। फिर आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। और सबसे कम जो हैं वो राज्य हैं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। मतलब सबसे ज़्यादा याद करिएगा आप, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है क्षेत्र में, आपको रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप भी रिवाइज करिएगा अपने मन में। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। सबसे वनों का प्रतिशत कहाँ पे है, वो लक्षद्वीप में है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ बढ़े हैं, वो कर्नाटक में। और सबसे वन कम जो कम हुए हैं वो मणिपुर में। क्लियर हो गया। ये लगभग वन से जुड़ी हुई वन के प्रकार और वन रिपोर्ट, इससे जुड़ा हुआ ये वीडियो है। प्लीज़ आप इसके शॉर्ट नोट बनाइएगा, बहुत ध्यान से प्रयास करिएगा कि आप ये सब कुछ अच्छे से रिवीजन करके उसको दिमाग पे रख सके, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। इसके बाद का जो वीडियो होगा, हम लोग संस्थान और अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में करेंगे। मतलब वन पूरा हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, और जैसे भी हो, यदि कुछ आपको लगता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको लग रहा है कि हाँ इसमें आपको कोई क्वारीज़ हैं, ये आपको यदि कुछ भी लग रहा है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, या फेसबुक में भी आप डाल सकते हैं। व्हाटएवर जो भी ठीक लगे, आप प्लीज़ बताएं कि आपको इसमें कोई डाउट है या कुछ भी लग रहा है, तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।